प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के विज्ञान के अध्याय उत्तक के साथ करेंगे और साथ साथ उस पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में भौतिकी के अध्याय समतल में गति को करेंगे और साथ साथ इन पर आधारित रोचक सवालों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है ऊतक भाग 1, जिसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि ऊतक का परिचय क्या होता है और दूसरा हम पढ़ेंगे कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऊतक क्या होते हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले अध्याय में कोशिका के बारे में पढ़ा था, जिससे हमें ये पता चला था कि कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। चाहे जो भी जीवित जीव है, जैसे कि मैं, आप, कीड़े, पशु, सभी कोशिकाओं से बने होते हैं और सभी इन कोशिकाओं की मदद से कुछ न कुछ कार्य करते हैं। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक से ज्यादा कोशिकाओं द्वारा संपन्न होते हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को करने के लिए सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिका के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को भी अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों के शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं एक तरह के कार्य करने को संपन्न करने के लिए दक्ष होती हैं। वह सदैव एक समूह में ही होती हैं। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का ये समूह ऊतक कहलाता है और हम यह भी कह सकते हैं कि ऊतक कोशिकाओं का समूह होते हैं जिनकी एक समान संरचना होती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए ये एक साथ कार्य करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि कोशिका के समूह से ऊतक बनता है। भिन्न भिन्न ऊतक मिलाकर अंग बनाते हैं और फिर भिन्न भिन्न अंग मिलकर अंग प्रणाली बनाते हैं और इस तरह एक जीव बनता है। बिल्कुल इसी तरह पेड़ पौधों में भी होता है। पौधों की एक से ज्यादा कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है और इसी प्रकार ऊतक मिलकर पौधों का एक अंग बनाते हैं, जैसे कि पत्ता, और इसी तरह एक पेड़ पत्तों से मिलकर बन जाता है। तो यदि हम देखें तो मूल इकाई तो हमारी कोशिका ही है, लेकिन कोशिका मिलाकर बनाते हैं ऊतक और ऊतक मिलकर बनाते हैं जो भी हमारे अंग होते हैं और जो भी पेड़ पौधों के अंग होते हैं। ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है पादप ऊतक और दूसरा है जंतु ऊतक, जिसके बारे में हम एक एक कर पढ़ेंगे। उससे पहले एक प्रश्न है कि क्या ये पादप ऊतक और जंतु ऊतक एक जैसे ही ऊतकों के समूह से बने होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जंतु ऊतक और पादप ऊतक अलग अलग तरह के ऊतक से बने होते हैं।
इसका कारण क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। दोस्तों, हमारे और पेड़ पौधों में बहुत से अंतर होते हैं, जैसे कि हम खा सकते हैं, खेल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, चल भी सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे ऐसा नहीं कर सकते। ना तो वे चल सकते हैं, ना तो वे पढ़ सकते हैं और ना ही वे खेल सकते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं जो केवल जंतु ही कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जंतु ऊतक और पादप ऊतक एक जैसे ही ऊतकों से नहीं बने होते हैं। दोस्तों, अब हमने यह तो जान लिया कि जंतु ऊतक और पादप ऊतक होते क्या हैं। चलिए अब यह देखते हैं कि जंतु ऊतक और पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, पादप ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है विभज्योतिक और दूसरा है स्थायी ऊतक। जंतु ऊतक के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। इन सब के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि ऊतक क्या होते हैं और दूसरा ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि पादप ऊतक क्या होता है और पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज के पढ़ाए इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय समतल में गति भाग 1।
तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार जानते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे परिचय से, उसके बाद हम पढ़ेंगे सदिश तथा अदिश राशि, तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे सदिशों की वास्तविक व ऋणात्मक संख्या से गुणा। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। आप सरल रेखा में गति का अध्ययन कर ही चुके हैं, जिसके अंतर्गत कोई पिंड एक सरल रेखा में गति करता है और यदि इसमें आपको दिशा बतानी हो तो आप दो दिशा बता सकते हैं, जो कि होती है धनात्मक या फिर ऋणात्मक। यदि राइट हैंड साइड पिंड गति कर रहा है तो उसे धनात्मक बोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड गति कर रहा है तो उसे ऋणात्मक बोलते हैं। पर यदि पिंड इन दो के अलावा किसी तीसरी दिशा में भी गति करे, तब आप उस पिंड की दिशा को कैसे व्यक्त करेंगे? इसी तरह की गति के बारे में हम पढ़ते हैं समतल में गति के अंतर्गत। आइए देखते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए ये कोई समतल है, जैसे आपकी मेज होती है या फिर आपके घर का फर्श होता है, और इस पे कोई पिंड एक सरल रेखा में गति करता है और कुछ देर बाद वो किसी दूसरी दिशा में गति करना शुरू कर देता है। तो इस पिंड की इस तरह की गति को हम समतल में गति बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं और शुरू करते हैं अदिश राशि से। अदिश राशि वह भौतिक राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है। इसके उदाहरण हैं ऊर्जा, तापमान आदि। जैसे जब आप कॉफी पीते हैं, तब यदि आपसे पूछा जाए कि कॉफी का तापमान कितना है, तब आप अपने उत्तर के साथ तापमान की दिशा नहीं बताएंगे। या फिर आपसे पूछा जाए कि कॉफी का तापमान किस दिशा में है, तो यह प्रश्न बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि तापमान की कोई दिशा नहीं होती है, इसका सिर्फ परिमाण होता है और इसलिए तापमान एक अदिश राशि होती है। अदिश राशियों को साधारण संख्याओं के समान ही जोड़ा, घटाया, गुणा व विभाजित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। यहां पर एक लंबाई L1 बराबर 10 मीटर को लिखा गया है, और यदि यहां पर एक दूसरी लंबाई को लिखें जो कि L2 बराबर 20 मीटर है, तो इनका योग प्राप्त करने के लिए इनको साधारण संख्याओं के समान ही जोड़ा जा सकता है। आइए देखते हैं। यहां पर लिखा है L बराबर L1 प्लस L2, जहां पर L L1 और L2 का योग है, और इसे हम लिखते हैं 10 मीटर प्लस 20 मीटर। तो इस तरह L का मान मिल जाता है 30 मीटर। चलिए अब आगे चलते हैं और सदिश राशि के बारे में पढ़ते हैं। सदिश राशि वह भौतिक राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी उपस्थित होती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो अगर आपको बॉल इस बास्केट में डालनी है तो आपको ये एक निश्चित दिशा में फेंकनी होगी, और इसीलिए इस बॉल की वेलोसिटी यानी वेग के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक है। और इसी तरह की राशियों को सदिश राशि कहते हैं, जिसके उदाहरण हैं विस्थापन, वेग तथा त्वरण आदि। तो आइए आगे चलते हैं और स्थिति सदिश के बारे में पढ़ते हैं। एक गतिमान वस्तु के लिए स्थिति सदिश को मूल बिंदु से एक विशेष समय में कण की स्थिति की ओर खींचे गए सदिश के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए इसके लिए हम ग्राफ देखते हैं। यहां पर हम एक क्षैतिज अक्ष लेते हैं
जिसे x से प्रदर्शित करते हैं, और इसी प्रकार एक ऊर्ध्वाधर अक्ष लेते हैं जिसे y से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों अक्ष विस्थापन के अक्ष हैं। अब यहां पर हम मूल बिंदु मानते हैं जिसे 0, 0 से प्रदर्शित किया गया है और जिसे हम O बोलते हैं। अब मानते हैं कि कोई वस्तु प्रारंभ में मूल बिंदु पर थी और वह गति करती है और किसी दूसरे बिंदु P पर पहुंच जाती है, तो मूल बिंदु और वस्तु के अंतिम बिंदु के बीच बना सदिश स्थिति सदिश कहलाता है, जिसे लाल रंग के सदिश से प्रदर्शित किया गया है। यदि सदिश के परिमाण को r से प्रदर्शित किया जाए तो यह लिखा जा सकता है सदिश OP बराबर सदिश r। सदिश के ऊपर हमेशा एक तीर लगा के प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और विस्थापन सदिश के बारे में पढ़ते हैं। किसी पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच खींचे गए सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। आइए इसे भी हम ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई x एक्सिस है और यहां पर y एक्सिस है और मूल बिंदु को 0, 0 से प्रदर्शित किया गया है। अब मान लीजिए कोई पिंड किसी स्थिति से चलना प्रारंभ करता है जिसे A से दिखाया गया है और वह अंतिम स्थिति P पर पहुंच जाता है, तो पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच खींचे गए सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। यदि इसके परिमाण को D से प्रदर्शित किया जाए तो यह लिखा जा सकता है सदिश AP बराबर सदिश D। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और सदिशों की समता के बारे में पढ़ते हैं। यदि दो सदिशों के परिमाण व दिशा समान है तो वह दोनों सदिश समान कहलाते हैं। चलिए इस परिभाषा को एक दूसरी तरह पढ़ते हैं। यदि दो समानांतर सदिशों का परिमाण समान है तो दोनों सदिश समान होते हैं। चलिए इन दोनों के लिए हम उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई सदिश A इस प्रकार है और सदिश B इस प्रकार। तो यदि आप देखें तो सदिश A तथा B के परिमाण समान हैं तथा दोनों सदिशों की दिशा भी समान है, तो इसलिए सदिश A तथा सदिश B को हम समान कह सकते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें सदिश A इस प्रकार है लेकिन सदिश B इस प्रकार है। तो यहां पर सदिश A तथा B के परिमाण समान है परंतु दिशा अलग है, इसलिए यह दोनों सदिश समान नहीं होंगे। चलिए ऐसे ही हम कुछ सदिशों का उदाहरण देखते हैं जो समान नहीं होते। हमारा पहला उदाहरण इस प्रकार है। यहां पर आप दो अलग अलग सदिश देख सकते हैं जिसमें एक सदिश को हरे रंग तथा दूसरे सदिश को लाल रंग से प्रदर्शित किया है। यहां पर दोनों सदिश के परिमाण समान है परंतु दिशा भिन्न है, इसलिए यह दोनों सदिश असमान होंगे। चलिए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं जो इस प्रकार है। अब इस उदाहरण में दोनों सदिश एक ही दिशा में अग्रसर है, इसलिए दोनों सदिश की दिशा समान होंगी परंतु दोनों सदिश के परिमाण भिन्न हैं, इसलिए यह दोनों सदिश समान नहीं होंगे। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। यहां पर हमारा पहला सदिश इस प्रकार है तथा दूसरा सदिश इस प्रकार। तो यहां पर दोनों सदिश के परिमाण समान है परंतु दूसरे सदिश की दिशा पहले सदिश की दिशा के विपरीत है, इसलिए यह दोनों सदिश भी समान नहीं होंगे।
तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा के बारे में पढ़ते हैं। यदि एक सदिश को वास्तविक संख्या से गुणा किया जाता है तो परिणाम स्वरूप एक सदिश मिलता है जिसका परिमाण प्रारंभिक सदिश के परिमाण तथा वास्तविक संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बाद मिले सदिश की दिशा समान रहती है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए ये कोई सदिश है a, जिसको इस प्रकार दिखाया गया है तथा एक वास्तविक संख्या है लैम्डा। तो यदि हम इन दोनों का गुणनफल करते हैं तो हमें एक अन्य सदिश मिलता है जिसको हम लिखते हैं b, और b बराबर होता है लैम्डा इंटू सदिश a। और यह सदिश हमें कुछ इस प्रकार मिलता है जिसकी दिशा तो समान रहती है परंतु उसका परिमाण बदल जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम एक सदिश लेते हैं जो इस प्रकार है सदिश a बराबर 6i कैप, और एक वास्तविक संख्या लेते हैं जो इस प्रकार है लैम्डा बराबर 3। तो इनका गुणनफल इस प्रकार होगा जिसे हम लिखते हैं सदिश b बराबर लैम्डा इंटू सदिश a, जिसे लिख सकते हैं 3 इंटू 6i कैप, जिससे हमें रिजल्ट मिलता है 18i कैप। तो b का मान हो जाता है 18i कैप। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सदिशों की ऋणात्मक संख्या से गुणा के बारे में पढ़ते हैं। यदि एक सदिश को ऋणात्मक संख्या से गुणा किया जाता है तो एक सदिश मिलता है जिसका परिमाण प्रारंभिक सदिश तथा ऋणात्मक संख्या के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। परिमाणी सदिश की दिशा प्रारंभिक सदिश की दिशा के विपरीत हो जाती है। चलिए आइए इसको विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए कोई सदिश a इस प्रकार है जिसको इस तरह प्रदर्शित किया गया है तथा एक ऋणात्मक संख्या इस तरह है जिसे लिखा गया है माइनस लैम्डा। तो इनका गुणनफल इस प्रकार होगा जिसे हम लिखते हैं सदिश b बराबर माइनस लैम्डा गुणा सदिश a, जिसे इस प्रकार दिखाया जा सकता है जिसकी दिशा प्रारंभिक सदिश के विपरीत होती है। तो आइए आगे चलते हैं और इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम एक सदिश लेते हैं a बराबर 5i कैप तथा एक ऋणात्मक संख्या लेते हैं जिसे हम लिखते हैं लैम्डा बराबर -4। अब इन दोनों के गुणनफल को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं जो कि है सदिश b बराबर लैम्डा गुणा सदिश a, जिसे हम आगे लिख सकते हैं -4 गुणा 5i कैप, जिससे हमें सदिश b का मान मिल जाता है -20i कैप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सबसे पहले सीखा सदिश तथा अदिश राशि के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा के बारे में तथा सबसे अंत में हमने जाना सदिशों की ऋणात्मक संख्या से गुणा के बारे में। तो आइए आगे चलते हैं और जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल विधि द्वारा सदिशों का संकलन तथा व्यवकलन तथा सदिशों का वियोजन। धन्यवाद।
नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में विज्ञान के अध्याय उत्तक को पढ़ा, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में भौतिकी के अध्याय समतल में गति को पढ़ा, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल हम कक्षा 9 में सामाजिक अध्ययन के अध्याय अपवाह को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में रसायन विज्ञान के अध्याय परमाणु की संरचना को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर आधारित बेहद रोचक प्रश्नों को भी करेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।